हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीमा ने ज्यों ही रसोई का कचरा डालने के लिए घर के पिछवाड़े का दरवाजा खोला, सामने एक सुदर्शन युवक को उसी तरफ घूरता पाकर सकपका गई। उसने बिना इधर उधर देखे जल्दी से ढेर पर कचरा डाला और अंदर जाकर तुरंत द्वार बंद कर लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है और उसे इस तरह क्यों घूर रहा था। पहले तो कभी उसे वहां नहीं देखा। सीमा का उस गांव की निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी में छोटा सा 2 कमरों का घर था, जो 3 तरफ से ईंटों की 4 दीवारी से घिरा हुआ था। सामने की तरफ कुछ चौड़ी और पक्की सड़क तथा पिछवाड़े कुछ संकरी और कच्ची गली थी। सामने वाला कमरा कुछ बड़ा और दूसरा छोटा, एक सीध में बने हुए थे। आगे और पीछे का आंगन पक्का था और बगल वाली कच्ची जमीन पर नीम का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। छोटे कमरे से बाहर आंगन में निकलते ही एक तरफ क्रमशः रसोई घर और स्नान घर, शौचालय बने हुए थे। आंगन का द्वार कच्ची गली में खुलता था, जिसका उपयोग महिलाएं अक्सर कचरा डालने के लिए ही करती थी। क्योंकि सुबह मुंह अंधेरे ही सफाई होकर कचरा वहां से उठ जाता था, तो सीमा जल्दी उठकर सबसे पहले यही काम करती थी, ताकि द्वार के सामने गंदगी रह न जाए। उस कॉलोनी के सभी घर लगभग इसी तरह बने हुए थे। पीछे का द्वार खोलते ही सामने वाले घरों की कतार का पीछे का दृश्य नजर आता था। उसके सामने वाले 2 घरों के बीच की खाली जमीन पर कोई 4 दीवारी नहीं थी, बल्कि मालिकों ने अपना अपना हिस्सा कटीले तारों की बाड़ से घेर रखा था। दाहिनी तरफ वाले घर की स्वामिनी यानी पुष्पा की अम्मा और सीमा की अम्मा के बीच अच्छी दोस्ती थी। वे अक्सर पीछे से ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना करती थी। पुष्पा सीमा से कुछ वर्ष बड़ी थी और उसका विवाह हो चुका था, अतः सीमा का उससे अधिक परिचय नहीं था। कभी कभी वो उनके घर अपनी माँ को बुलाने चली जाती थी, तो औपचारिक बातचीत हो जाती थी। वो युवक सीमा को उसी घर की तरफ वाले हिस्से की बाड़ के अंदर खड़ा दिखा था। उसने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, वो क्यों सर फोड़े, मगर उसका वो घूरना सीमा के मन को विचलित कर रहा था। दूसरे दिन भी जब यही हुआ तो सीमा असमंजस की स्थिति में पहुंच गई। 1 महीना पहले ही तो पास के ही शहर में उसकी सगाई हुई है, कहीं वो बिना बात बदनाम ना हो जाए, सोचकर उसने अपना कचरा डालने का समय ही बदल दिया। अब वो रात को ही सारे काम निपटाकर कचरा बाहर डाल देती थी। 2 दिन ठीक से गुजरे। तीसरे दिन जब वो कचरा डालने लगी तो उसने गली के उस तरफ वाली नाली के रास्ते एक काले सांप को उसी घर में घुसते देखा। सीमा ने घबराकर उन्हें सावधान करने के लिए आगे बढ़कर उस घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जल्दी ही पीछे की बत्ती जली और द्वार खुला तो सीमा सामने उसी युवक को देखकर हतप्रभ रह गई और घबराहट में सांप भूलकर उल्टे पांव वापस जाने ही लगी थी कि उस युवक ने उसका रास्ता रोककर पूछा, तुम सीमा हो ना? अपना नाम उस युवक के मुंह से सुनकर सीमा का कलेजा धड़कने लगा। घबराई आवाज में उसने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते हुए प्रति प्रश्न किया, मगर मैं तो आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं? और मेरे नाम से आपको क्या लेना? कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी कि युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा करते हुए अनुनय के स्वर में कहा, चिल्लाना मत सीमा, प्लीज। मैं रमन हूँ, तुम्हारा मंगेतर। यहाँ अपनी भाभी को लिवाने आया हूँ। उसी ने मुझे कल तुम्हारे इसी द्वार से बाहर निकलते समय तुम्हारी तरफ इशारा करके यह बात बताई थी। वैसे तो भाभी को लेने भाई साहब ही आते हैं, मगर इस बार जानबूझकर मुझे भेजा ताकि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को देख सकूं। हाय राम, आप यहाँ? मुझे जाने दीजिए, कोई देख लेगा। इस अंधेरे में गली में कोई नहीं झांकेगा और घर में भी इत्तेफाक से अभी कोई नहीं है। कहते हुए उसने सीमा का हाथ चूम लिया। हाय राम, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये हाय राम की रट क्यों लगा रखी है? मेरा नाम रमन है। हाय रमन कहो तो छोड़ दूंगा। हाय राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? फिर वही राम, मैं कहता हूँ ना, जब तक रमन नहीं कहोगी जाने नहीं दूंगा। अच्छा रमन, अब जाने दो, मुझे ना देखकर अम्मा बाहर आ जाएंगी। सीमा का हाथ थर-थर कांपने लगा था। सीमा, परसों शाम तक मैं वापस चला जाऊंगा। ये तो इत्तेफाक ही है कि तुम यहाँ आ गई और मुझ खुशनसीब को ये अवसर मिल गया।
कल सुबह तुम अपने उसी समय पर कचरा डालने के लिए बाहर निकलना, मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा। तार की बाड़ के पास पत्थर में लिपटा हुआ कागज का पुर्जा होगा, तुम उठा लेना और पढ़कर जवाब लिखकर उसी तरीके से वहीं रख देना। मेरी नजर इसी तरफ ही लगी रहेगी। मगर मैं ये पूछना तो भूल ही गया, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? ओ, इस तरफ सांप घुसा था, ना जाने कहाँ चला गया होगा। अच्छा ओ, उसे तो मैंने ही तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहकर हंसते हुए रमन ने फिर से उसका हाथ चूम लिया। सीमा का रोम रोम पुलक और सिहरन से भर गया। वो हाथ छुड़ाकर तेजी से अपने घर में घुस गई। रात भर वो अपने हाथों को बार बार सहलाती, चूमती और मन ही मन बुदबुदाती रही। कितना सुदर्शन और सुंदर है रमन, मेरा रमन, और मैं उसकी सीमा। कितना सुखद एहसास, काश वे पल वहीं ठहर जाते। नींद तो अब रमन ने चुरा ही ली थी। सुबह के इंतजार में करवटें बदलती रही। मुंह अंधेरे उठकर सीमा ने जल्दी जल्दी कुछ कचरा इकट्ठा किया, क्योंकि कल वाला तो वो रात में ही बाहर डाल चुकी थी। जैसे ही द्वार खोला, रमन को वहीं खड़े पाया। रमन ने हवाई चुम्बन उछाला तो उसने शर्माकर पलकें झुका ली। कनखियों से देखा, रमन ने पत्थर में लिपटा हुआ कागज तार की बाड़ से बाहर सरका दिया और अंदर चला गया। सीमा ने इधर उधर देखा और टहलते हुए वो पत्थर उठाकर वापस अंदर आकर जल्दी से पत्थर से कागज अलग करके छिपा लिया। अब बारी थी पत्र पढ़ने और उत्तर लिखने की, तो इसके लिए बाथरूम से सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता था भला। सीमा कोरा कागज और लेखनी हाथ में दबाकर इधर उधर देखती हुई बाथरूम में बंद हो गई। जल्दी जल्दी एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ लिया। प्यारी सीमा, बहुत बहुत प्यार। मैं जैसा तुम्हें बता सकता हूँ, परसों शाम तक यहाँ से चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक बार पुनः तुम्हारा हाथ चूमना और जी भरकर सानिध्य महसूस करना चाहता हूँ। फिर तो विवाह होने तक पत्रों से ही जी बहलाना पड़ेगा। यह गांव तुम्हारा जाना पहचाना है और तुम बाहर के कार्यों के लिए भी घर से निकलती ही हो। तो कल दिन में कोई ऐसा स्थान तय करके बताना जहां हमें पहचाने जाने का कोई डर ना हो। बाकी बातें मिलकर ही होंगी। सिर्फ तुम्हारा रमन। पत्र पढ़ते पढ़ते सीमा के पूरे बदन में अजीब सी खुशनुमा खुमारी छाने लगी थी। उसने उत्तर लिखना शुरू किया। मेरे रमन, ये नहीं हो सकता। जिस गांव समाज के बुजुर्ग बच्चों की सगाई भी लड़के लड़की की अनुपस्थिति में बिना उनकी स्वीकृति लिए कर देते हों, उस समाज में इतने खुलेपन की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। और हमारा चोरी छिपे मिलना भी उचित नहीं। मन की मान कर मिले तो अभी तुम इस छोटे से शहर में नए हो, तुम्हें तो कोई नहीं पहचान पाएगा, मगर मैं कहीं भी आसानी से पहचान ली जाऊंगी। अतः अभी मिलने और प्यार जताने की उम्मीद छोड़ दो। सिर्फ 6 महीने की तो बात है, तब तक इंतजार ही करना होगा। ये पत्र भी छिपकर लिख रही हूँ ताकि किसी का उलाहना ना सुनना पड़े। और हाँ, तुम हमारे प्यार की तुलना लैला मजनू या किसी अन्य ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्रेमी युगल से कभी मत करना। ये तो तुम जानते ही हो रमन कि जिन प्रेम कहानियों को दुनिया प्यार का प्रतीक मानती चली आई है, उनमें से अधिकांश के नायक नायिका प्रेम की परिणत यानी परिणय सूत्र में बंधने से पहले ही जुदाई का जहर पीने को मजबूर कर दिए गए। ब्याहोपरांत उनका जीवन कैसा होता, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारी कहानी परिणय से शुरू होकर प्रेम की परिणति तक पहुंचेगी और हमारी प्रेम कहानी में जुदाई का कोई अध्याय नहीं होगा। ये सीमा अपने रमन से जुदा होने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ जीने मरने के लिए जन्मी है। सिर्फ तुम्हारी सीमा। 6 महीने बीते, देर कहाँ लगती है। सीमा ने रमन को तो तसल्ली दे दी, मगर उसके लिए ये 6 महीने 6 युगों से कम ना थे। जैसे तैसे समय ने उसे रमन से मिलन के पलों तक पहुंचा ही दिया और सीमा रमन की दिल दुनिया आबाद करने दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। परिवार में रमन और उसके अलावा जेठ जिठानी और उनके 2 बच्चे थे। सास ससुर 6 वर्ष पहले ही एक एक करके काल कवलित हो चुके थे। वे किराने के थोक व्यापारी थे। शहर में उनकी छोटी सी दुकान थी, मगर इतनी कमाई हो जाती थी कि गुजर बसर आसानी से हो सके। जेठानी पुष्पा उसकी पूर्व परिचित थी, अतः सीमा को परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुष्पा को वो मायके के रिश्ते से दीदी कहकर ही संबोधित करती थी। सीमा यह तो जानती थी कि जोड़े ऊपर से ही बनकर आते हैं, मगर मिलन का माध्यम तो धरतीवासी ही बनते हैं। अतः वो जेठ जिठानी का अपने ऊपर उपकार मानती थी कि उन्होंने बिना दहेज के रमन के लिए उसे पसंद किया था। सीमा के माँ पिता भी इतनी आसानी से जाने पहचाने माध्यम से
बेटी के लिए बराबरी का वर घर पाकर निश्चिंत हो गए थे। दुकान का लेन देन और रुपयों का हिसाब जेठ जी हमेशा रखते थे, तो घर खर्च की बागडोर जिठानी पुष्पा के हाथ में थी। शीघ्र ही पुष्पा बड़ी सफाई से सीमा के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाकर घर के सारे कार्य उसके माथे डालती गई। वो बच्चों में व्यस्त रहने का दिखावा करती और दिन भर सीमा को आदेश देती रहती। सीमा भी नासमझ तो थी नहीं, कुछ समय प्यार की मार सहती रही, मगर जब वो गर्भवती हुई तो उसे कुछ आराम करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन दिनों मध्यम वर्गीय घरों में घर के सारे काम महिलाओं को ही करने होते थे। काम वालियां रखने का ना तो रिवाज था ना ही हैसियत। अतः एक दिन उसने पुष्पा से कहा कि दीदी, मुझसे अब घर के सारे कार्य नहीं होते, आप कुछ सहायता कर दिया करे तो मेरा शरीर अब कुछ आराम भी चाहता है। सीमा का इस तरह सामने बोलने से पुष्पा को अपना अपमान महसूस हुआ। तुरंत बोली, सीमा, मैं भी लंबे समय से इस घर को संभाल रही हूँ, अब मुझे आराम करने का पूरा अधिकार है। मैंने तुम्हें मेहनती और समझदार मानकर ही अपनी देवरानी बनाया। क्या मैंने 2 बच्चों को जन्म नहीं दिया? घर के कार्य तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। सीमा समझ गई कि पुष्पा को देवरानी के रूप में नौकरानी चाहिए थी, इसी कारण उसने उसे पसंद किया था, मगर वो भी अपना अधिकार हासिल करना बखूबी जानती थी। इस तरह शोषण कब तक सहती? रात में रमन से इस बात का जिक्र किया तो रमन भी चिंतित हो उठा, पर घरेलू मामले में सीधे हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता था, तो सीमा से कह दिया कि उससे जितना बने काम करके बाकी छोड़ दिया करे। और सीमा ने दूसरे दिन ही बगावत का बिगुल बजा दिया। रसोई के काम आधे अधूरे छोड़कर आराम करने अपने कमरे में चली गई। पुष्पा को भला यह बात कैसे हजम होती? बात रमेश के कानों तक पहुंची तो उसने रमन को बुलाकर ऊंची आवाज में कहा, देखो रमन, सीमा का इस तरह का व्यवहार एकदम अनुचित है। उसे यहाँ रहना है तो घर के कार्य करने ही पड़ेंगे। आखिर पुष्पा ने भी बरसों तक इस घर को संभाला है, तुम्हारी परवरिश की है, अब उसका आराम करने का पूरा अधिकार है। रमन को भाई की 2 टूक बात नहीं सुहाई, मगर वो मजबूर था। अगर गुस्से में अलग होने की बात कहेगा तो भाई साहब उसे खाली हाथ बाहर कर देंगे, क्योंकि पिताजी की वसीयत के अनुसार उनके बाद उनकी संपत्ति यानी दुकान और मकान में दोनों भाई बराबरी के साझेदार हैं। मगर यदि कोई भाई अलग होना चाहे तो उसे संपत्ति से वंचित होकर खाली हाथ घर छोड़ना पड़ेगा। वे चाहते थे कि दोनों भाई एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए आजीवन जुड़े रहें। रमन अब जान गया था कि उनकी स्थिति घर में नौकरों जैसी हो चुकी है। आज वो पछता रहा था कि भाई के कहने में आकर उसने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी। वो स्वयं तो सारे कष्ट झेल लेता, मगर सीमा पर अत्याचार होते वो नहीं देख सकता था। आखिर बहुत सोच विचार कर उसने सीमा को प्रसव होने तक मायके भेजने का मन बनाया और भाई से इसके लिए अनुमति मांगी। रमेश ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ अपनी स्वीकृति दे दी और रमन ने सीमा को भारी मन से प्रतिदिन पत्र लिखने और सप्ताहांत में मिलने आते रहने के वादे के साथ उसे मायके भेज दिया। और यहीं से उनके दर्द की दास्तान शुरू हो गई। सीमा प्रतिदिन नया सवेरा होते ही रमन को पत्र लिखती और स्वयं डाक खाने जाकर लेटर बॉक्स में डालकर आती और रमन का उत्तर मिलने का इंतजार करती। मगर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसका कोई पत्र ना पाकर उसका मन विचलित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रमन उसे इस तरह क्यों तड़पा रहा है। फिर सोचा सप्ताहांत में मिलने आएगा तो जी भरकर शिकायत करेगी। मगर 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी न रमन आया न ही उसका पत्र। अब सीमा करे तो क्या करे? तरह तरह की आशंकाओं से उसका मन बिधने लगा। उसकी माँ उसे होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसे खुश रहने की नसीहत देती, मगर सीमा की दशा बावलों जैसी हो गई थी। उसे तन बदन और खाने पीने की कोई सुध न रहती। उसे लगता कि नियति ने उन्हें भी बिछुड़ने के लिए ही बनाया था। क्या परिणय के बाद भी उनका प्रेम खंडित हो जाएगा? ये सोचकर उसके मन में निराशा घर करने लगती और जीवन से मुक्त होने के विचार आते, पर अपने पेट में अपने प्यार की निशानी पलती देखकर उन विचारों को झटक देती। इधर रमन की दशा भी उससे अलग ना थी। वो भी सीमा के पत्र ना पाकर दीवानों जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। उन दिनों टेलीफोन देश में तो आ चुका था, मगर बहुत रईस लोगों के घरों में ही होता था। रमन आखिर सीमा का हालचाल कैसे जाने? एक बार रमेश से ससुराल जाने की बात की तो उसने बिफर कर कहा, कान खोलकर सुन लो रमन, अगर इस घर में रहना है तो
तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती और उस विद्रोही लड़की सीमा को मैं इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने अपने मित्र मनोज की लड़की सुनीता से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वे आर्थिक रूप से हमारी हैसियत के ही हैं और सुनीता सुंदर होने के साथ ही विनम्र और मेहनती भी है। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 महीने हैं। सुनकर रमन को तो जैसे काट मार गया। भाई साहब इस हद तक गिर सकते हैं, इस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उसे आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। उसके लिए सीमा से दूर रहना असंभव था। दूसरे विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता था। घर छोड़कर खाली हाथ कहाँ जाएगा। उसे अपने स्वर्गवासी पिता पर भी बहुत क्रोध आया कि ऐसी वसीयत लिखते समय उन्हें ये विचार क्यों नहीं आया कि भाई साहब उसे धोखा भी दे सकते हैं। ऐसे में उसे स्कूल के दिनों के एकमात्र हमदर्द मित्र पवन की याद आ गई। उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे। पवन कक्षाओं में अपनी तिकड़मबाजी से वो छात्रों की हर समस्या का समाधान पलों में खोज लाता था। रमन की उसने बहुत सहायता की थी। कभी कभी पढ़ाई के सिलसिले में दोनों का एक दूसरे के घर जाना भी हो जाता था, मगर पिताजी के अक्सर बीमार रहने के कारण रमेश ने 8वीं पास करने के बाद रमन की पढ़ाई छुड़वाकर सहयोग के लिए दुकान में लगा दिया था। वो पवन से भी गैर जाति का होने के कारण खार खाता था। रमन से उसकी मित्रता उसे शुरू से ही पसंद नहीं थी, अतः पढ़ाई छूटते ही उसकी पवन से हमेशा के लिए दूरी बन गई थी। रमन ने एक बार फिर अपनी समस्या के समाधान के लिए रमन से चुपचाप मिलने का मन बनाया और दुकान की छुट्टी के दिन उसके घर जाकर सारी कहानी सुनाकर अपनी समस्या उसके सामने रखी तो पवन की बाछें खिल गई। वो चहक कर बोल उठा, रमन तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो मेरी प्रेमिका है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके घर वालों को जब हमारे प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उनको मेरी जाति पर ऐतराज था। उसके बाद हम मिल नहीं पाए, न ही उसका कोई समाचार मिला। उसके घर वाले शायद इसी वजह से तुम्हारे बारे में सब जानते हुए भी उसका विवाह करने को तैयार होंगे। मैं स्वयं उसके लिए परेशान हूँ। हम दोनों की समस्या एक ही है दोस्त। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सुनीता से विवाह तुम्हें दिखावे के लिए करना होगा। बस किसी तरह एक बार उससे मिलकर सारी बातें बताकर इसके लिए तैयार करना। मैं अभी उससे ना तो मिल सकता हूँ ना ही उसके घर जा सकता हूँ, मगर विवाह के बाद तुम्हारे घर पर तीनों मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। मेरे वहां छिपकर आने की युक्ति तुम्हें सोचनी होगी ताकि किसी को हमारी योजना की भनक भी ना लगे। रमन ने सोचा भी ना था कि उसकी समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी, मगर उसके मन में ये शंका भी थी कि क्या ऐसा करना शास्त्र सम्मत होगा। पवन से कहने पर उसने कहा, मैं जानता हूँ मित्र, मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ये तो तुम जानते हो ना कि 7 फेरों के सिवा विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। हाँ तो बस वही कि जब तुम साम दाम और भेद नीति में सफल नहीं हुए तो हम तुम्हें दंड नीति अपनानी होगी, यानी तुम्हें विवाह का केवल अभिनय करना है। ठीक फेरों के समय सुनीता बेहोश होने का नाटक करेगी और तुम्हारे भाई और सुनीता के पिता किसी भी तरह विवाह रोकने ना देंगे और उसी हालत में एक तरफा मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा, जो शास्त्रों के अनुसार अधूरा ही माना जाएगा। यह बात तो तुमने 16 आने सत्य कही पवन। मैं आज ही सुनीता से मिलने के लिए भाई साहब से बात करूंगा। उसी दिन रमन ने रमेश से एक बार सुनीता से मिलने की अनुमति मांगी। वो अपनी बात बनती देख इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया और मनोज से कहकर एक मंदिर में उनके मिलने की व्यवस्था करवा दी। रमन ने सुनीता को संक्षेप में सारी बातें समझाकर कहा, हम विवाह के बाद सबके सामने पति पत्नी होने का अभिनय करेंगे और कमरे में भाई बहन की तरह रहकर परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करेंगे। सुनीता तो पवन के अलावा कहीं भी विवाह होने पर जान देने की योजना मन ही मन बना चुकी थी। अब अचानक खुशियों का खजाना अपनी झोली में गिरते देख खुशी से खिल उठी। वो अपना प्यार पाने के लिए ये अभिनय करने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। 2 माह में ही उनका अपूर्ण विवाह उनकी सोची हुई युक्ति से संपन्न हो गया, जो उनके पवित्र उद्देश्य की पूर्णतया साक्षी थी। रमन का मकान 2 मंजिला था। नीचे बैठक और रसोई घर था तथा बीचों बीच ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जो दोनों भाइयों के कमरों को विभाजित करती थी। उसके कमरे की बालकनी से पीछे की गली दिखाई देती थी, जो अक्सर सुनसान ही रहती थी। विवाह होने के 2 दिन बाद ही पवन ने दुकान पर रमन से मिलकर उसके घर आने के बारे में बात की। रमन ने कहा कि वो देर रात को पीछे की गली से उसके घर तक आए।
वो बालकनी से रस्सी बांधकर लटका देगा और वो चढ़कर ऊपर पहुंच जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी। और उसी रात रमन के कमरे में दो बिछड़े प्रेमी आमने सामने खड़े मौन भाषा में अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सारी रात आगे की योजना पर विचार विमर्श होता रहा। जब रमन ने बताया कि इतवार को दुकान बंद होने के कारण सभी देर तक सोते रहते हैं, तो तय हुआ कि हर शनिवार की रात गांव जाने वाली आखिरी बस से वो इसी रास्ते से सीमा के पास जाकर सुबह पहली बस से वापस आया करेगा। तब तक कौन अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सुनीता के पास रहेगा। वह स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब अच्छी सी नौकरी के लिए आवेदन और प्रशिक्षण में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता था। तब तक यही क्रम जारी रहेगा। उसकी नौकरी लगते ही वो सुनीता से कोर्ट मैरिज कर लेगा और किसी भी तरीके से रुपयों का इंतजाम करके रमन के लिए उसके ससुराल के गांव में ही दुकान खुलवा देगा, ताकि वो भाई से अलग रहकर अपना पुश्तैनी कार्य शुरू कर सके। पैसों की बात सुनते ही सुनीता बोल पड़ी, मेरे पास जो जेवर है ये सभी मैं रमन भैया के नाम करती हूँ। रमन के विरोध करने पर उसने कहा, विधाता ने शायद सोच समझ कर ही हमको एक दूसरे से मिलाया है भैया। करता तो वही एक है, मगर जब मिलन यज्ञ हमारे द्वारा भौतिक साधनों और सहयोग के आदान प्रदान से संभव है तो मैं भी इसमें आहुति अवश्य दूंगी। कुदरत ने मेरा सबसे कीमती जेवर मुझे वापस किया है तो उसके आगे ये सब तुच्छ हैं। अगर हम में से एक ने भी अपने साथी से जुदा होकर अपनी जान दी होती तो बाकी 3 जीवन भी मटिया मेट हो जाते। मगर बहन, कोर्ट मैरिज से पहले तुम्हें मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा, जहां से मैं विधिवत तुम्हारा कन्यादान करके पवन के साथ विदा करूंगा। रमन ने भाव खोते हुए कहा। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन रात को 12 बजे जब सब गहरी नींद सोए थे, सीमा के घर के मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। आगे के कमरे में सीमा ही सोती थी। वो घबराकर सोचने लगी, इस समय कौन आ सकता है। सब गहरी नींद सोए थे तो उसने किसी को नहीं उठाया और डरते डरते द्वार की दरार से झांका तो अस्पष्ट सा एक साया दिखाई दिया। उसने पूछा, कौन है बाहर? मैं रमन हूँ सीमा, द्वार खोलो। सीमा की आवाज पहचान कर रमन ने कहा। रमन तो सीमा की नस नस में समाये हुए थे। उसने रमन की आवाज पहचान कर तुरंत द्वार खोल दिया और हर्ष मिश्रित आश्चर्य से उसे देखती रह गई। रमन ने उसे गले लगाकर प्यार किया और घर वालों को इस समय ना उठाने के लिए कहा। फिर अपनी सारी कहानी विस्तार से उसे कह सुनाई। उन्हें एक दूसरे के पत्र न मिलने का कारण भी समझ में आ गया कि रमेश की डाकिये से मिली भगत होगी। सीमा तो खुशी में दीवानी हुई जा रही थी। 3-4 घंटे किस तरह गुजर गए पता ही न चला। रमन ने हर सप्ताह इसी तरह आते रहने का वादा करके विदा ली और वापस चला गया। घर में रमन के आने की किसी को भनक भी ना लगी, पर सुबह होते ही सीमा ने खुशी से झूमते हुए माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मेरा मन कहता था कि रमन जरूर आएगा। प्यार अगर सच्चा है तो कुदरत भी उन जोड़ों के लिए सदैव हो जाती है। समय गुजरता रहा। निश्चित तिथि पर सीमा ने सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। सीमा के चेहरे पर इस समय रमन की अनुपस्थिति से उदासी छाई हुई थी। उसने तय किया कि बिटिया का नामकरण रमन की उपस्थिति में ही होगा। रमन के आने पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्रिया रखा। उधर सुनीता ने अपनी जी तोड़ मेहनत से पुष्पा का दिल जीत लिया था और अपना प्रेम पाने के लिए कर्मरत योगी की तरह अपनी भूमिका निभा रही थी। 1 वर्ष का समय उन चारों के सब्र का इम्तिहान लेते हुए गुजर गया। उस दिन रविवार को जब रमेश और पुष्पा सोकर उठे तो नियमानुसार सुनीता को रसोई में ना देखकर पुष्पा को आश्चर्य हुआ। चूल्हा अभी तक ना जला था, न ही बच्चों के दूध नाश्ते की कोई तैयारी हुई थी। उसने भुनभुनाते हुए सुनीता के कमरे तक जाकर बाहर से ही आवाज लगाई तो कोई जवाब न पाकर गुस्से में दरवाजा ठोका तो वो खुल गया और पुष्पा गिरते गिरते बची। मगर कमरा खाली देखकर वो हैरान रह गई और घबराकर जोर से रमेश को आवाजें देने लगी। रमेश तुरंत वहां पहुंचा तो वो भी विस्मित रह गया। अंदर जाकर खिड़की का पर्दा हटाया तो उसे बालकनी से बंधी गांठें लगी हुई रस्सी लटकती दिखाई दी। अभी वो इस पहेली का हल खोज ही रहा था कि पुष्पा ने बिस्तर पर तकिए के नीचे से एक पत्र निकालकर उसके हाथ में दे दिया। लिखा था, आदरणीय भाई साहब, मैं सुनीता बहन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी सीमा के पास जा रहा हूँ। तुम इसे मेरा पलायन ना समझना। मैं चाहता तो किसी भी तरीके से अपना अधिकार ले सकता था, मगर मैं अपने स्वर्गवासी सम्मानित
माता पिता द्वारा की गई वसीयत को चुनौती नहीं दे सकता और नहीं चाहता कि सुनीता बहन को उसके प्यार तक पहुंचाने में कोई व्यवधान उत्पन्न करे। आपने एक परिणीता को पति से जुदा करने का जो अपराध किया है उसका दंड कुदरत आपको अवश्य देगी। आपका भाई रमन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।